अच्छा, Bismillahirrahmanirrahim, dear student. Today we are with a new topic, and the topic is theoretical yield, actual yield and percentage yield. या इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि theoretical yield, actual yield as a percentage yield. अच्छा, अब देख ले व्हाट इज यील्ड. यील्ड क्या है? यील्ड को डिफाइन करते हैं द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म बाय अ केमिकल रिएक्शन. एक केमिकल रिएक्शन हो जाए और उससे कितनी अमाउंट में प्रोडक्ट बनता है, इस प्रोडक्ट की अमाउंट को हम क्या कहते हैं? यील्ड कहते हैं. यील्ड मीन्स पैदावार के कितना प्रोडक्ट बन गया. अब ये यील्ड जो है ये हम 3 क्लासेस या 3 तरह के डिवाइड कर देते हैं. जो हमारे पास फर्स्ट यील्ड है, यानी हमारा मतलब होगा प्रोडक्ट की यील्ड, यानी प्रोडक्ट की अमाउंट से हमारा सारा मकसद होगा कि प्रोडक्ट की अमाउंट कितने टाइप्स के होते हैं. तो दे आर 3 टाइप्स ऑफ यील्ड. तो हमारे पास 3 तरह के होता है. देर आर, या इसको हम यूँ कहते हैं कि द यील्ड कैन बी एक्सप्रेस्ड, the yield can be expressed in 3 ways. 3 तरीकों से हम यील्ड को एक्सप्रेस करते हैं और उसमें आगे जाके हम डिफरेंशिएशन बता लेते हैं कि उसमें फ़र्क क्या है. तो पहला जो यील्ड है दैट इज़ कॉल्ड the theoretical yield. Theoretical yield. Theoretical yield को डिफाइन करते हैं कि the amount of yield, the amount of yield obtained through calculations from balance chemical equation. यानी ये वो यील्ड है विच इज़ obtained, जो obtained होता है जब हम एक केमिकल इक्वेशन से कैलकुलेशन कर देते हैं. लेट अस सी फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास है कार्बन मिलता है ऑक्सीजन के साथ तो ये बना लेता है कार्बन डाइऑक्साइड. तो अगर हम कह दें कि कार्बन यहाँ पे देर आर 1 मोल व्हेन रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड दैट विल फॉर्म 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. अब अगर किसी ने पूछ लिया कि हमारे पास 20 मोल कार्बन कितना कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा, तो हम लिखते हैं कि 1 मोल ऑफ कार्बन कितना बना लेता है? 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो 20 मोल ऑफ कार्बन विल फॉर्म 20 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो देख ले यहाँ पे हमने डायरेक्ट बता दिया कि 20 मोल कार्बन बना लेगा 20 मोल कार्बन डाइऑक्साइड. लेकिन ये सारा कैलकुलेशन हमने इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद से कर दी. हमने कोई एक्सपेरिमेंट यहाँ पे परफॉर्म नहीं की है, बल्कि हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन को इस्तेमाल करके उससे हमने हेल्प ली और एक किस्म का कैलकुलेशन कर दिया. तो इस चैप्टर में पिछले जितने भी हमने कैलकुलेशन कर दी थी सारे ये थ्योरेटिकल यील्ड दे रहा था. यानी हमने कोई भी एक्सपेरिमेंट फ़िलहाल हमने परफॉर्म नहीं की हैं जो हमारे पास एक्चुअली वो यील्ड बाय मीन्स ऑफ एक्सपेरिमेंट हमारे पास आ जाए, बल्कि हम इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन को ज़रिया बना के उससे मदद लेके हम अमाउंट ऑफ यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट को कैलकुलेट कर देते हैं. तो एक हो गया हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड, और दूसरा हमारे पास है दैट इज द एक्चुअल यील्ड. द सेकंड इज एक्चुअल यील्ड. एक्चुअल यील्ड
the amount of product या yield obtained by doing practical or experimental अच्छा देख ले, थ्योरेट एक्चुअल यील्ड को हम डिफाइन करते हैं कि द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट या यील्ड ऑब्टेन्ड बाय डूइंग प्रैक्टिकल और एक्सपेरिमेंटल वर्क। जब हम खुद लेबॉर्ट्री में प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंट करके हमारे पास जो यील्ड आ जाता है, दैट इज कॉल्ड द एक्चुअल यील्ड। अच्छा अब देख ले, थ्योरेटिकल एक्चुअल यील्ड जो है ये, इसको हम कहते हैं ये दिस इज प्रैक्टिकल यील्ड कहते हैं, या इसको हम एक्सपेरिमेंटल यील्ड भी कहते हैं, जो हमारे पास आ जाता है। अच्छा अब इसके बाद अक्सर फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं डेली लाइफ से कि हमारे पास देख ले, हम जब 10th का एग्ज़ाम दे देते हैं तो 10th के एग्ज़ाम में बोर्ड वाले हमें बता देता हैं कि बोर्ड में टोटल 1100 मार्क्स आपके आ सकते हैं, यानी जो उन्होंने डीएमसी पे भी लिखा होता है 1100 मार्क्स, यानी टोटल मार्क्स आपको बता देते हैं कि 1100 मार्क्स हैं। और जब आपको डीएमसी मिलती हैं तो डीएमसी में ये लिखा होता है, जो शीट आपको मिलता है उसमें लिखा होता है कि अगर आप फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री में 150, बायो में 150, फिज़िक्स में 150, ये उर्दू में, इंग्लिश में और इस तरह के सब्जेक्ट में इतने इतने नंबर हासिल करोगे तो आपके टोटल मार्क्स जो आएंगे वो हैं 1100। यानी बोर्ड के जो मार्क्स हैं ये थ्योरेटिकल मार्क्स हैं, ये एक्चुअल मार्क्स नहीं है। दैट इज कॉल्ड थ्योरेटिकल मार्क्स। ये थ्योरेटिकल चीज़ है जो वो कहते हैं कि अगर आप एग्ज़ाम दे दे और इतने सब्जेक्ट में इतने इतने मार्क्स ले ले तो आपके पास टोटल मार्क्स 1100 आ जाते हैं। लेट्स फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर दिया और उस स्टूडेंट के तकरीबन 1000 मार्क्स आ गए, 1000 मार्क्स आ गए। तो ये जो उसके मार्क्स आ गए, दैट इज़ द प्रैक्टिकल वर्क। उन्होंने एग्ज़ाम दे दिया, खुद बैठ गया हाल में, उसने पेपर हल कर दी और उस पेपर को चेक किया गया और एट लास्ट जब सारे को और सम किया गया यानी जमा किया गया तो उसके मार्क्स कितने आ गए? 1000 आ गए। तो ये आपके जो मार्क्स आए हैं जो कि आपने एग्ज़ाम दे के हासिल किए हैं, दैट इज़ कॉल्ड नाउ एक्चुअल मार्क्स, या इसको हम कहते हैं एक्चुअल यील्ड कहते हैं, जो आपका असली आ गया। बोर्ड वाले ने कहा था कि आपके टोटल 1100 आ सकते हैं और आपने जब एग्ज़ाम दिया तो 1000 आ गया। तो लिहाजा ये चीज़ थ्योरेटिकल है जो बोर्ड वालों ने दिया है और ये चीज़ आपका प्रैक्टिकल आ गया। तो देख ले, अक्सर हम कहते हैं कि आपके एग्ज़ाम के मार्क्स अक्सर बोर्ड में टोटल मार्क्स से कम आते हैं। क्यों कम आते हैं? क्योंकि आप पेपर जब अटेम्प्ट करते हैं तो वहाँ पे कुछ गलतियाँ कर लेते हैं और इन गलतियों को हम क्या कहते हैं? एरर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एरर्स कहते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह अगर बोर्ड वाले एग्जैक्ट मार्क हम नहीं ले सकते हैं जब हम एग्ज़ाम दे दे, तो बिल्कुल इसी तरह हम थ्योरेटिकल यील्ड भी हासिल नहीं कर सकते हैं। अगर हम प्रैक्टिकली वर्क कर दे तो प्रैक्टिकल वर्क के साथ आपके पास एक्चुअल यील्ड आएगा और एक्चुअल यील्ड हमेशा कम आएगा थ्योरेटिकल यील्ड से, जिस तरह के आपके मार्क्स हमेशा कम आते हैं बोर्ड के टोटल मार्क्स। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि एक्चुअल यील्ड is always less than a theoretical yield.
theoretical yield, एक्चुअल यील्ड अक्सर कम होता है theoretical yield से। क्यों कम होता है? because of the errors, errors means गलतियां। तो आप जब कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं किसी लैब में, तो आपसे कौन कौन सी गलतियां हो सकती हैं? गलतियां बहुत सारे हैं, मुख्तलिफ किस्म की गलतियां हैं, लेकिन कुछ गलतियां हम मेंशन कर लेंगे कि ये गलतियां आपसे हो सकती हैं। जिस तरह के आपसे पेपर अटेम्प्टिंग के दौरान हो जाती हैं, तो इस तरह जब आप केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करते हैं उस वक्त भी आपसे उस लिहाज से जो गलतियां हैं वो हो जाती हैं, और इन गलतियों को हम क्या कहते हैं? एरर्स कहते हैं। नंबर 1, फॉर एग्जांपल, कभी कभार साइड प्रोडक्ट फॉर्मेशन। साइड प्रोडक्ट क्या होते हैं? साइड प्रोडक्ट यानी द प्रोडक्ट which are unwanted in that experiment, जो हमें एक्सपेरिमेंट में हमें नहीं चाहिए वो प्रोडक्ट का बनना, उसको हम क्या कहते हैं? साइड प्रोडक्ट कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल लेट अस सी, अगर हम कार्बन को ऑक्सीजन के साथ मिला रहे हैं और ये बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, लेकिन अब ज़रूरी नहीं है अगर आपका ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो है इस एक्सपेरिमेंट के दौरान कुछ फ़र्क आ जाए, तो मे बी कि कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और साथ साथ में कुछ मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन जाए बिकॉज ऑफ इनसफिशेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, जो आप उस वक़्त अच्छी तरह सप्लाई नहीं कर सकते, आपसे गलती हो जाती हैं, तो उस वजह से कुछ मॉलिक्यूल हमें कार्बन मोनोऑक्साइड बनेंगे। अब देख ले, हमें हमारा टारगेट है कार्बन डाइऑक्साइड और दरमियान में बन गया कुछ कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के जितने एटम्स बन गए, यानी हम कह सकते हैं कि ये जितने एटम्स बन गए उसी की निस्बत से ये एटम्स कम हो गए, यानी आपका जो यील्ड था, यानी आपका जो प्रोडक्ट अमाउंट था, ये कम हो गया। अच्छा, आगे कुछ और किस्म के एरर्स हैं जिसको हम पर्सनल एरर्स कहते हैं, जो हमसे खुद ब खुद हो जाता है। देयर मे बी पर्सनल एरर्स, और पर्सनल एरर्स किस तरह होते हैं कि फॉर एग्जांपल जब हम कार्बन और ऑक्सीजन को आपस में मिलाते हैं तो हमसे कुछ बेख्तियाती हो जाती हैं, या हम सही तरीके से उसको न मिला दे, या उसको हम रास्ते में ला के कुछ कार्बन या कुछ ऑक्सीजन हमसे ज़ाया हो जाए, तो इस किस्म के एरर्स की वजह से अगर कुछ फॉर एग्जांपल आपसे कार्बन के एटम ज़ाया हो गए, तो जाहिर सी बात है कि इसका असर जो है वो प्रोडक्ट की अमाउंट पे पड़ेगा और आपका एक्चुअल यील्ड जो है वो कम आ जाएगा। इसके बाद कुछ एरर्स हैं जिसको हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर्स कहते हैं, और इंस्ट्रूमेंटल एरर्स मीन्स बाय इंस्ट्रूमेंट, जो हमें इंस्ट्रूमेंट देते हैं। फॉर एग्जांपल लेट अस कंसीडर, अगर आपके पास बैलेंस हैं और बैलेंस जो है वो सही रीडिंग नहीं दे रहा है, अगर आपके पास कोई पीपट हैं या कोई टेस्ट ट्यूब हैं या कोई सिलेंडर हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं लेकिन वो सही रीडिंग नहीं दे रहा है, तो देख ले, अगर बैलेंस आपको सही रीडिंग नहीं दे रहा है, आप लेट अस कंसीडर के आप 20 ग्राम्स कार्बन लेना चाहते हैं, तो वो 20 की बजाय आपको एक्चुअली दे देता है 19.5 ग्राम्स दे देता है, यानी आपने 20 ग्राम्स लेने थे और आपको रीडिंग भी 20 का मिलेगा, लेकिन एक्चुअली वो क्या होंगे 19.5 ग्राम्स होंगे। तो इस वजह से भी हमारे पास प्राडी की अमाउंट पे फ़र्क पड़ता है।
अच्छा, तो देख ले मुख्तलिफ और किस्म के भी ढेर सारे एरर्स हैं। उन गलतियों की वजह से हम थ्योरेटिकल यील्ड और एक्चुअल यील्ड को आपस में बराबर नहीं कर सकते हैं। जिस तरह के आप लोगों ने बूट के नंबर के साथ अपने नंबर को बराबर नहीं कर सकते हैं, इस तरह हम थ्योरेटिकल यील्ड को एक्चुअल यील्ड के साथ बराबर नहीं कर सकते हैं। एक्चुअल यील्ड हमारे पास हमेशा कम आता है, जो कि हम थ्योरेटिकल यील्ड से हमें वहाँ पे नहीं पहुँच सकते हैं। तो अच्छा, अब देख ले, अगर दोनों का हम परसेंटेज ले लेते हैं, थ्योरेटिकल यील्ड का और एक्चुअल यील्ड का, तो इसका एक फ़ायदा तो ये होगा कि हमें जो अमाउंट में मिलता है वो परसेंटेज की शक्ल में मिलेगा। अगर आपको एरर्स कैलकुलेट करने हैं तो वो भी आपको परसेंटेज की शक्ल में एरर्स आपको मिलेगा कि आपसे इतनी गलती हो गई है, यानी इतनी अमाउंट में प्रोडक्ट कम बन गया है। अच्छा, तो देख ले हम परसेंटेज यील्ड को किस तरह कैलकुलेट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ फार्मूला के परसेंटेज यील्ड दैट इज इक्वल टू, देख ले फार्मूला है कि एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। एक्चुअल यील्ड आपके पास कितना आ गया है, दैट इज द एक्चुअल यील्ड, और आपका थ्योरेटिकल यील्ड कितना आता है, मल्टीप्लाई बाय 100। ये बिल्कुल इसी तरह आप करेंगे जिस तरह के फॉर एग्जांपल आप अपने नंबर का परसेंटेज, अपने मार्क्स का परसेंटेज निकालना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल वो किस तरह निकालना चाहते हैं, 1100 मार्क्स बोर्ड वाले थे और आपने 1000 मार्क्स ले लिए, तो अब इसका परसेंटेज किस तरह कैलकुलेट करेंगे, 1100 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये हो जाएगा, ये तकरीबन 99.90 जितना भी आता है, तो ये आपका होगा परसेंटेज आएगा अपने मार्क्स। अच्छा, लेट्स गोइंग ऑनवर्ड, और यहाँ पे बुक ने कुछ एक न्यूमेरिकल दिया है और उस न्यूमेरिकल को हम विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला कैलकुलेट करते हैं। न्यूमेरिकल है कि एक रिएक्शन डिकम्पोजिशन ऑफ कॉपर कार्बोनेट हो रहा है और ये बना रहा है कॉपर ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, कॉपर ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। मज़ीद कहता है कि जब हमने ये एक्सपेरिमेंट कर दिया तो 24.8 ग्राम कॉपर कार्बोनेट लिया था और उस कॉपर कार्बोनेट से हमारे पास 13.9 ग्राम कॉपर ऑक्साइड आया था। यानी उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, 24.8 ग्राम कॉपर कार्बोनेट को डिकम्पोज किया था और उसके पास इतने कॉपर ऑक्साइड आया था। अब कहते हैं कि एक्चुअल थ्योरेटिकल यील्ड और परसेंटेज यील्ड भी कैलकुलेट कर दे। अच्छा, अब देख ले हमारे पास, देख ले ये फार्मूला है कि जब हम परसेंटेज यील्ड को कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास एक्चुअल यील्ड का होना भी लाजमी है और थ्योरेटिकल यील्ड का भी होना भी लाजमी है। देख ले यहाँ पे हमारे पास एक्चुअल यील्ड हैं क्योंकि उसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर दिया है, तो हमारे पास यहाँ पे एक्चुअल यील्ड जो हैं दैट इज 13.9 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड। ये उसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके उसके पास आ गया। अच्छा, अब देख ले हमें थ्योरेटिकल यील्ड मालूम करना होगा और थ्योरेटिकल यील्ड हम मालूम करेंगे विद द हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन की तरफ आते हैं, तो देख ले यहाँ पे कॉपर कार्बोनेट जो है दैट इज 1 मोल और हमारे पास कॉपर ऑक्साइड कितना बनता है, ये भी 1 मोल और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अच्छा, अब देख ले 1 मोल ऑफ कॉपर कार्बोनेट कितना हो जाएगा, 64 AMU कॉपर का है प्लस 12 कार्बन का है और 16 मल्टीप्लाई बाई 348 जो है वो ऑक्सीजन का है। इससे तकरीबन हमारे पास आता है 124 ग्राम, यानी 1 मोल ऑफ कॉपर का कार्बोनेट इज इक्वल टू 124 ग्राम। अच्छा, ये भी 1 मोल है, तो कॉपर का 64 है, ऑक्सीजन का 16 है, तो ये हमारे पास आता है 80 ग्राम। तो देख ले बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहता है कि व्हेन
124 ग्राम ऑफ कॉपर कार्बोनेट इज डिकम्पोज्ड, तो ये बना देता है 80 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड। अब इससे पहले मालूम करें कि फिर 24.8 ग्राम कितना बनाएगा, दिस विल बी द theoretical yield। अगर फॉर एग्जांपल लेट अस सी कि if 124 grams of copper carbonate कितना कॉपर ऑक्साइड बना देता है, 80 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड। ये हमें किसने बता दिया, ये हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन ने बता दिया। अच्छा अब देख ले कितना हमने लिया था, इतना लिया था। इससे पहले मालूम करें कि थ्योरेटिकली कितना बना रहा है। तो अगर हम कह दें कि देन 24.8 ग्राम ऑफ कॉपर कार्बोनेट विल गिव यू हाउ मच कॉपर ऑक्साइड, कितना बनाया था। पहले लेक्चर में मैंने तरीका बताया है कि ये होगा 80 डिवाइडेड बाई 124 मल्टीप्लाई बाई 24.8, तो ये हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाई 124 मल्टीप्लाई बाई 28, ये हमारे पास आता है 16 ग्राम्स। और ये 16 ग्राम्स जो हैं ये दिस इज़ द थ्योरेटिकल यील्ड, ये हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड आ गया क्योंकि हमने कैलकुलेशन कर दी इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। और ये हमारे पास एक्चुअल यील्ड है क्योंकि उसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके ये हासिल किया गया है। तो देख ले, पुटिंग इन दिस इक्वेशन यू कैन कैलकुलेट द परसेंटेज यील्ड। तो परसेंटेज यील्ड को हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज यील्ड फार्मूला है एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाई थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाई 100। एक्चुअल यील्ड कितना आया है 13.9 ग्राम्स, जो ये हैं। थ्योरेटिकल यील्ड हमारे पास कितना आ गया है 16, और मल्टीप्लाई बाई ये हमारे पास आता है 100%। अच्छा तो देख ले, ये हमारे पास आता है 86.87%। तो हमारे पास जो परसेंटेज हमारे पास हैं आ गया इस यील्ड का, दोनों यील्ड का मुकाबला करके वो 86.8%, यानी यहाँ पे तकरीबन लगभग हमारा जो एरर्स आ गया हैं, एरर्स की वजह से प्रोडक्ट में जो कमी आई है वो लगभग तकरीबन 13% हमारे एरर्स आए हैं। उसकी वजह से प्रोडक्ट की अमाउंट कम हो गई है। और चूंकि हम पहले भी कहा था कि थ्योरेटिकल यील्ड और एक्चुअल यील्ड हम बराबर नहीं कर सकते हैं, एक्चुअल यील्ड हमेशा कम आएगा क्योंकि उसके अंदर एरर्स आते हैं। तो हमारे पास एक्चुअल यील्ड 13.9 आ गया और टोटल थ्योरेटिकल यील्ड 16 आ गया, यानी समथिंग 2.1 ग्राम जो हैं ये कम हो गए। और ये क्यों कम हो गए, बिकॉज ऑफ एरर्स की वजह से कम हो गए। एंड थैंक यू सो मच।